अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर रॉयटर्स ने दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान जब वो आज़रबाईजान से वापस तुर्की जा रहे थे, उन्होंने तैयारे में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने उसमें बताया है कि उनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और उसमें उन्होंने तय किया है कि तुर्की के वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और उनके इंटेलिजेंस चीफ़, ये तीनों आने वाले हफ्ते में, जो कल से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बातचीत सीज़ फायर के बाद जारी थी उसको आगे ले जाएंगे। और यहाँ आके वो किन किन से मुलाकात करते हैं इसके बारे में तफसीलात अभी नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इसलिए कि जो तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की शर्त मानने से इनकार किया, जिसमें पाकिस्तान की सिर्फ एक शर्त है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने से रोकें। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो आज एक एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और हमने शवाहिद पेश कर दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तुर्कियों को, कतर को, और उस पर हमने बता दिया है कि तालिबान रजीम सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी को टीटीपी के ज़रिए जो पाकिस्तान में हो रही है, और हमारा मौक़िफ़ तासुब से बालातर है, सिर्फ हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। और उन्होंने ये भी पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा है कि गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल बनाया है। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि तालिबान रजीम भी इस पे बात करेगी, काम करेगी जो उनको करने के हैं। लेकिन एक मैं आज पढ़ रहा था कहीं पे, उसमें बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है, वो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि टीटीपी की जितनी लीडरशिप अफ़गानिस्तान में है उसके लिए एक रेड वारंट जारी करें। पाकिस्तान के अंदर एक पूरा कानूनी प्रोसेस होता है जो मेरे केस में या किसी और के केस में तो नहीं होता, क्योंकि हम तो आम लोग हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसके लिए जारी किया जाए, रेड वारंट जारी किया जाए और वो इंटरपोल के ज़रिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भिजवाए जाएँ और उन्हें कहें ये लोग हैं, ये वांटेड है हमारे यहाँ इस क्राइम में, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो कानूनी जंग भी पाकिस्तान को लड़नी चाहिए, जहाँ पे सफारती जंग लड़ रहा है, जहाँ पे जंगी जंग लड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी एक अच्छी तजवीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से ये शेयर कर दूँ। जिसने भी दी है बहुत अच्छी है, मेरी अपनी ये अक्ल और फहम की बात नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी है, वो मैं आप तक पास ऑन कर रहा हूँ। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ, टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी 27वीं तरमीम इस्तेहकाम लाएगी या अदम इस्तेहकाम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसको चेयर कर रहे हैं महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन है अल्लामा नासिर अब्बास। उन्होंने कहा है कि आज रात 8:30 बजे, उन्होंने टाइम भी दे दिया है कि 8:30 बजे से तहरीक शुरू होगी, लेकिन उसमें तहरीक शुरू नारे लगाने से होगी। आधे घंटे तक नारे लगाए जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद और आमरीत मुर्दाबाद। तो देखें कितने दिन ये तहरीक चलती है और इसके क्या असरात निकलते हैं, इस पर हम बात करेंगे अताउल्लाह तारड़ साहब से, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। और साथ ये भी उनसे पूछेंगे कि अगर ये मोमेंटम बन गया 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़, तो जो इस्तेहकाम की कोशिश हुकूमत कर रही है उसको कितना नुकसान पहुँचेगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा नए ओहदों की तख्लीक 27वीं तरमीम के जरिए, ख़ास तौर पे CDF का ओहदा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई मौजूदा हालात में। इस पर हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से, दिफाई तजियाकार, और लोगों के जहनों पे जो सवालात हैं उनसे पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा डक्की भाई, क्रिकेट का जुआ और NCCIA की साख को धचका। और धचका क्यों लगा है कि जो करप्शन स्कैंडल, जो करप्शन को रोकने वाले ऑफिशियल्स हैं वो खुद करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं और उन पर अगवा और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात हैं, और उन इल्ज़ामात के बारे में हम अपने एडिटोरियल में बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है की वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने, और हम शुरू करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियत में से हमें ज्वाइन किया। आज ये फरमाइएगा कि हमारे आज की टॉप स्टोरी जो है वो है 27वीं तरमीम इस्तेहकाम लाएगी या अदम इस्तेहकाम, क्योंकि आज ही अपोजिशन ने ऐलान भी कर दिया तहरीक का, और फिर साथ ये भी है कि बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में और अभी तक हुकूमत की तरफ से उनको क्लैरिफाई नहीं किया गया तफसील के साथ कि ये क्या है। क्योंकि हमने जितने भी वज़रात से बात की है, आपके अलावा आप तो आज आए हैं, तो उनके पास वाज़ेह जवाबात नहीं थे कि ये तरमीम लाना क्यों ज़रूरी था, कि वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद थे आज़रबाईजान में, वहाँ से कैबिनेट के इजलास की उन्होंने सदारत की वीडियो लिंक के ज़रिए और इस तरमीम को पास किया और सेनेट में पेश की गई। तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि इतनी उजलत क्यों है।
देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा दिल होता है कि हम एक मामले को 6-6 महीने टॉक शोज के ऊपर डिस्कस करें। उस पे जो यूट्यूबर बाहर बैठे हैं वो 6-6 ब्लॉग्स करें। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिबेट दर डिबेट दर डिबेट हो और ये कभी क्लोज ना हो, क्योंकि एक सेगमेंट रहेगा जो चाहता है कि पाकिस्तान ना तरक्की करे, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सॉलिड रिफॉर्म्स लेके आए जाएं। अब देखिए, मैं छोटा था जब से मैं सुन रहा हूं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आईनी अदालतों का मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, असफद यार वली साहब ने और दीगर सिग्नेटरीज ने, और बचपन से सुनते आ रहे हैं। और उसके बाद उस पर डिबेट चलती रही चलती रही चलती रही, आईनी अदालत आईनी अदालत आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए। अब अगर 2005-6 से लेकर ये 20 साल बाद भी आईनी अदालत अगर मुकम्मल ना हो तो वक्त की सितम जरीफी कह सकते हैं इसको। और देखिए, मैं इसमें ये भी समझता हूं, लेट्स गो अहेड, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना वो इसी नजरिए से बना कि जी एक अलहदा आईनी मैटर्स को डील करने के लिए एक अलहदा सेगमेंट होना चाहिए, ताकि जो आम साइल है, जो एक पाकिस्तानी शहरी है, जब वो कोर्ट जाए तो उसका केस प्रायोरिटी पे लगे और उसको 4-4 साल वेट ना करना पड़े अपने फैसलों के लिए, कई केसेस में 15-15 साल वेट ना करना पड़े। तो हमने देखा कि एक एफिशिएंसी आई, आईनी मामला अलहदा हुए, केस लोड वर्कलोड कम हुआ, केसेस की जो डिसीजन का टाइम था वो कम हुआ। अभी भी मगर क्योंकि ये कम केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 5 से 10% हैं, इन पे 50% वक्त सर्फ हो जाता है। तो ये तो देखिए ना, साल दर साल ये डिबेट चलती रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, अबाउट टाइम कि अब इसको इसकी फाइनलिटी अटेन हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, देखिए जो एक लीगल रिफॉर्म होता है, एंड देखिए एक और लीगल आर्गुमेंट, एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे पता है कि जो आइन है वो एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट। वो इवॉल्व करता है, एक इर्तका का प्रोसेस है जिसके जरिए वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए हम इसको 27वीं तरमीम कहते हैं कि 27 मरतबा इसमें तरमीम हो चुकी है। एंड मौजूदा तरमीम एक्सेस टू जस्टिस, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ट्रांसफर भी उसी के पास होती है। वो चाहे फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है और सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, वो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, जो तैनाती करते हैं। तो इसी तरह ये बेहतर समझा गया कि कथा जुडिशल कलामी की कमीशन ऑफ माफी तारक पाकिस्तान साहब, जी मेरा सवाल ये है, पूरी 27वीं हमने ये तफसीलात तो जान चुके हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये आइन के ऊपर हमला किया है पार्लियामेंट ने। अब ये एक नई बात मैंने सुनी है, आइन पे हमला तो गैर जमहूरी कुव्वतें करती थी, वो कह रहे पार्लियामेंट ने हमला कर दिया। और दूसरा ये है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इस्तेहकाम लाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। लोग ये कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि अदम इस्तेहकाम आएगा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? देखिए, मैं एक तो थैंक यू आप फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं तो आपने रेफर किया कॉन्टेक्स्ट को, मैं जा रहा था जरा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाऊं, बट पॉइंट वेल टेकन। मेरा देखिए इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि ऑपोजिशन ने जो जिसको लीड तरीके इंसाफ कर रही है, उन्होंने इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए या इस मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी क्या लाए जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आई। 12.5 साल से उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं वो ला सके जिससे वो कहें कि जी अवाम की जिंदगी हमने बेहतर की। व्हाट टू टॉक ऑफ पीपल हु ओनली वेस्ट टाइम। आप इनसे बातें करा लें, आप इनसे सोशल मीडिया पे पोस्टें लगवा लें, मगर मुझे बता दें एक लीगल रिफॉर्म जो इनका इंप्लीमेंट हुआ हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पे इनकी हुकूमत है। देखिए, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की दुआएं करते थे, श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, अल्लाह करे वो तरक्की करे, बट ये कस्में खाते थे। इन्होंने जुआ लगाया हुआ था उस पे कि ये आज डिफॉल्ट हुआ कि कल हुआ, ये तो सट्टेबाजी कर रहे थे। आप अंदाजा करें कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो ये सट्टेबाजी कर सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए? इन्होंने किया हुआ था। इनकी एक एक पॉलिसी, ये चाहते थे फौज कमजोर हो, अदलिया कमजोर हो, हम तो रिफॉर्म करके उनको बेहतर कर रहे हैं। यही वजह है अफसार साहब, तहरीक नहीं चलेगी। आपको याद होगा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट एज अ लॉ स्टूडेंट। जब भी तरीके चलती हैं और ऐसे मामलात पे चलती हैं जो आईनी और कानूनी हो तो वकला निकलते हैं। इनको इतनी बुरी तरह मार पड़ी है बार काउंसिल्स के इलेक्शन में, ये खैबर पख्तूनख्वा हारे, ये पंजाब हारे, ये इस्लामाबाद बार काउंसिल हारे, ये सिंध हार गए हैं। तो ये तो जो वकला की बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसकी हमारे साथ ज़ेनी हमांगी है, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं,
उसने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में भी वो साथ खड़े थे। नहीं अब तो भी अगर हम ठीक है, हाँ, हम तो ये समझ रहे थे कि तहरीकें अवाम चलाती हैं, आप समझ रहे हैं कि वकला ने चलानी थी और वो नहीं चला रहे, इसलिए नहीं नहीं नाकाम नहीं, होगी, ये दो तरह की या चीजें हैं अवाम ना। इनके साथ नहीं निकलेंगे? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, मैंने इसीलिए क्वालिफाई किया कि एक आईनी और कानूनी मामला होता है जिसमें वकला हमेशा लीड करते हैं, वकला तरीके चलाते रहे हैं। उसमें ये फेल है, बार पॉलिटिक्स ये लूज कर गए हैं अपने नजरियात की वजह से। जो बड़े इफेक्टिव लॉयर्स हैं वो 27वीं तरमीम के हक में हैं और उन्होंने इसको इंडोर्स किया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है, जिन्होंने जजेस को अपॉइंट भी करना है, जहां से जजेस की ट्रांसफर भी होनी है। तो वो तो बड़ा क्लियर है, इनको बड़ी सुक्की का सामना करना पड़े, इनका नजरिया हारा है। अवाम कब निकलती तहरीक के लिए ऑपोजिशन के साथ? अब उस तरफ आ जाए, मैं दोनों एस्पेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उनको मुआशी मसाइल हो, जब रोटी खाने को ना मिल रही हो, है ना वो तो, जब मईशत डूब चुकी हो, जब बैंकों के बाहर लाइनें लगी हो पैसे विड्रॉ करने वालों की, तो ये देखिए तब निकलते हैं। देखिए, महंगाई तो है, ये महंगाई है, नहीं बिजली के बिल नहीं, देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख मैं लें, अर्ज गैस करता के हूं, बिल देख लें, मैं नहीं और एग्री करता। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, ये मसाइल तो हैं। नहीं नहीं, मैं बाकी इससे बहुत कतई सारे एग्री काम नहीं आपने करता। अच्छे भी किए हैं, लेकिन अच्छा। मैं अर्ज करता हूं आपको, देखिए, इनके दौर में जब ये आखिर में दे के गए थे पेट्रोल पे सब्सिडी और एक मुआशी तौर पे सवाम का कत्ल करके गए थे, आप इन्फ्लेशन तब की और अब की कंपेयर कर ले। बल्कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मियां नवाज शरीफ टेन्योर। मियां नवाज शरीफ के दौर में नहीं, हम इन्फ्लेशन इतना पीछे नहीं जाते तकरीबन, क्योंकि टाइम ज़्यादा कम होता है। मैं अगर सिर्फ अगर ब्रीफली बता दूं अगर आपको, इसका बता एक दें सिंपल कि सा कंपैरिजन है, दो तीन सिंपल चीजें सा तो ऐसी, कंपैरिजन है। कुछ चीजें वो बहुत अच्छी हुई हैं, मैं 4% से मानता हूं, गई, लेकिन इनके कुछ दौर में चीजें डबल डिजिट्स में, अभी और भी डबल ठीक नहीं डिजिट्स की है। भी हद क्रॉस कर गई। अब दोबारा वो 5% 4% के ऊपर आई है। इंटरेस्ट रेट आप देख लें 11% के ऊपर है, इनके दौर में 22% तक चला गया था। और आप बाकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, इनके दौर से ज्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स देख लें, इनके दौर से ज्यादा हैं। अभी पिछले महीने रेमिटेंसेज जो आई हैं अक्टूबर के महीने के लिए 3.4 बिलियन डॉलर्स की आई हैं, विच इज 11% मोर देन लास्ट ईयर। डॉलर बाहर से आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन आपका एक्सचेंज करंट रिजर्व बढ़ अकाउंट रहे हैं। डेफिसिट भी तो ऊपर चला गया पिछले महीने में, जो बिल्कुल वो ठीक क्यों जा गया रहा है? था, हालांकि आपने इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं किया, नीचे नहीं किया इंटरेस्ट रेट, देखिए, फिर भी वो चला गया एक वो महीने ऊपर, बिल्कुल तो क्या ये है, तो अच्छी खबर नहीं। वो इसलिए गया है कि क्योंकि रॉ मटेरियल की भी इंपोर्ट बढ़ी है। और देखिए, ये तो एक माइन्यूट सा फैक्ट है ना, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी अच्छा फिच की चलो रेटिंग, ठीक है, आपकी मूडीज ठीक की है, रेटिंग। ठीक, फेयर इनफ, जी, फेयर इनफ। मुझे दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये कहा जा रहा है, और मैंने भी फील किया है, मैं अपनी आपको जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रहा हूँ, कि एक तो आपने पीटीआई की बात की, उसने तो हुकूमत की हर बात की मुखालफत करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग जो न्यूट्रल थे, जो फेंस पे बैठे हुए थे, इस तरमीम के बाद वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सियासी गलती की है, और दूसरे सियासी जमातें जो हैं, JUI अब आपके साथ नहीं है, 26वीं तरमीम में आपके साथ थी। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इस तरमीम को दिल से नहीं मान रहा और ग्रजिंगली आपका साथ दे रहे हैं। तो साथ लोग ये कह रहे हैं, मीडिया के बहुत सारे, कि नून लीग को इसका सियासी नुकसान होगा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द होगा। आपके पास क्या इसका जवाब क्या है और हल क्या है? आप ये बात डिफेंस, मुल्क की दिफाई पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं या आप जुडिशियल पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं? अगर आप वाजे कर देंगे तो मेरे लिए मैं आसान हो 27वीं जाएगा, फिर तरमीम, मैं इस पे ज्यादा मैं अच्छी पूरी तरीके से रोशनी डाल सकूं। जी, मैं देखिए, मैं अलग अलग नहीं आपको कह सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं जी है। मैं ठीक है, सिर्फ पूरी चलिए 27वीं मैं तरमीम की देखिए, बात मैं कर आपको रहा अर्ज करूं, हूँ कि पूरी 27वीं एक तो तरमीम में जो कुछ भी है ना, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मजीद अनपॉपुलर हो जाएगी और उसको सियासी नुकसान होगा, और मैं फिर नहीं जो समझता, लोग पहले आपके मैं नहीं साथ थे वो समझता। भी नहीं देखिए, है। जो हमने जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, पाकिस्तान का एक रिवाइवल हुआ आफ्टर मई 2025। और देखिए, जहां मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म ने इस एफर्ट को लीड किया, वहां पे स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, स्ट्रेटेजिक विजन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का था, और बहुत ही एक आला स्ट्रेटजी अपनाई गई, और एक जंग पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती, जिसके बाद पाकिस्तान का तशख्खुस बहाल हुआ। दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू किया। इंटरनेशनल एंगेजमेंट आप देख लें पिछले 1.5 साल के अंदर। अभी कल भी किस परेड में हम मौजूद थे अजरबैजान में, जहां पे एक तरफ तुर्की के सदर थे, अजरबैजान के सदर थे, पाकिस्तान की ट्रूप्स वहां मार्च कर रहे थे, बाकू की गलियों में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, अजरबैजान की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे। पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली है। सऊदीया में देख लें, जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उनके साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हुआ है,
ईरान के साथ हमारे मामला बेहतर हो गए हैं, दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी तारीफ कर रहा है, चाइना के साथ आपके मामला बहुत अच्छे हैं। तो क्या ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के फैसले हैं, या ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट को ये एजाज मिले हैं? तो मैं समझता हूं कि देखिए ये तासर बिल्कुल गलत है। इस पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने दिफा को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिफाई जो हमारी एक सलाहियत है उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी और एक कोहिजन लाने के लिए, एक बेहतर हमांगी पैदा करने के लिए, जो जदीद जंग के लवाजमात हैं उस हवाले से एक स्ट्रेटेजिकली एक रीस्ट्रक्चरिंग जो है विद रिगार्ड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत जरूरी थी, जो अमल में लाई गई है। आइंदा हमें मजीद मदद मिलेगी कि खुदा ना खास्ता अगर जंग मुसल्लत हुई तो आप देखेंगे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। तो देखिए ये सारी चीजें पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की गवर्नेंस को, पाकिस्तान के लीगल रिफॉर्म्स के जरिए ये पाकिस्तान को बड़ा एक मजबूत स्टेट बनाएंगे। पाकिस्तान के ये मफाद के अंदर हैं, ये बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं किए गए हैं। और इससे मैं ये समझता हूं कि ये जो एक तसलसल है, एक फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत अच्छी चीजें जा रही हैं। एक अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है हमें, फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर जा रही है, डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत बेहतर जा रही है, इकोनॉमी ऑन द राइज है। इन तीनों सेगमेंट्स में हमें बहुत ज्यादा मजीद बेहतरी पाकिस्तान के लिए होगी। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस। ठीक, तो एक सवाल ये है कि क्या ये तरमीम सिविल मिलिट्री बैलेंस को मुतासर करेंगी, क्योंकि जुडिशरी के भी जो पावर्स है वो बहुत सारे क्लिप किए गए हैं और ज़ाहिर वो सिविलियन इदारा ही है। देखिए जुडिशरी के पावर्स मैं नहीं समझता क्लिप किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, वो आज की नहीं है, वो तो कई सालों से चल रही थी। जजेस के तबादले की बात हो रही है। जी मैं उस पर आता हूँ। जो जजेस का तबादला है दुनिया में, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही ट्रांसफर करती है। मैं पहले आपसे इस पे अर्ज किया। तो देखिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो अपोजिशन से हो। सो भाई चारों लॉ मिनिस्टर वहां बैठे हैं, खवातीन की राइट्स के लोग वहां बैठे हैं, सिविल सोसाइटी वहां पे बैठी है, प्रोफेशनल बार बॉडीज वहां पे बैठी है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ट्रांसफर हमेशा उसके पास होती है, और पूरी दुनिया का ये असूल है। तो हमारे यहाँ भी अगर ये असूल आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये मजीद ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें ज्यादा नुमाइंदगी होगी और ज्यादा लोगों की इसमें राय आएगी। और जेसीपी फुली एम्पावर्ड बॉडी है, उससे मेरा ख्याल है मामला मजीद बेहतर होंगे लीगल रिफॉर्म्स के। ये कहा जा रहा है कि अगर जज को ये श्योरिटी ना हो कि वो अपने ओहदे पे रहेगा तो वो इंसाफ क्या करेगा, वो तो स्ट्रेस पे रहा करेगा, दबाव में रहेगा। ये दुरुस्त है? देखिए ये आपको नहीं है फैमिली से ताल्लुक है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपसे, लॉयर भी हैं आप। जी जी, देखिए जो यूट्यूब पे लोग तासुर दे रहे हैं कि जी गदर मच जाएगा, जजेस की ट्रांसफर जो है वो रोज ऑर्डर निकला करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। किसी अदालत के अंदर अगर जजेस का शॉर्टफॉल हो, नई रिक्रूटमेंट में देर हो, या किसी अदालत के अंदर आपका कोई जज रिटायर हो जाए, का लीगल प्रोसेस के तहत होगा, उसको फॉलो किया जाएगा, मेरिट बेस्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने, आप तो खैर बहुत इस पे आपका एक्सपीरियंस भी है, आप कई दहाइयों से सहाफत से मुंसलिक हैं, आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपने तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं डिटेल्ड में। मगर मैं ज्यादा जो देख रहा हूं, लोग पढ़े बगैर इस पे पहले ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि जी इसकी इंप्लीमेंटेशन जब होगी तो उसके लिए एक मेरिट बेस्ड सिस्टम और एक एसओपीज बनेंगे। ये हैपहैजर्ड या आर्बिट्ररी तरीके से नहीं होगा कि ये बिल्कुल आप अपनी ख्वाहिशात पे कर लें। आई थिंक एक सिस्टम का प्रॉपर बनेगा। थर्ड साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब इन तरमीम पे मुत्तफिक हैं या उनका कोई और मौक़िफ़ है? जब शहबाज शरीफ साहब ने काबीना से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं इन तरमीम के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं उनको एतमाद में लिया है, और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं इसको आपके पास लेके आ रहा हूं। तो देखिए इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में उनके भाई वजीर आजम हैं, और प्रोविंस में उनकी साहबजादी जो हैं वो वजीर आला हैं। तो उनकी पार्टी जो तरमीम लेके आई है वो बिल्कुल उनसे डिस्कस करके, उनको ऑन बोर्ड करके, उनसे कंसल्टेशन करके लेके आई, उसके बगैर नहीं लाई। ठीक ठीक, एक आपका बहुत वक्त हमने लिया आज, लेकिन आखिर में एक बड़ा दिलचस्प सवाल, अगर वो मैं ना पूछूं तो आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज़रबाईजान से वापस आते ही उस तरमीम की तजवीज़ को वापस लेने का हुक्म दिया है जिसमें उनको वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया था, जो कि काबिल तारीफ़ है। और लोग कह रहे हैं कि ये एक ऑनरेबल पर्सन ये बात कर सकता है और उन्होंने किया है, अच्छी बात है। क्या यही अच्छा काम आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को भी ताहयात इस्तिस्ना अगर ना हो तो क्या ये मुमकिन है?
देखिए, सदर पाकिस्तान एक सुप्रीम कमांडर भी हैं, सेरेमोनियल फिगर हेड भी हैं, ठीक है, एक मुनासिब बात है, मगर उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रद्द किया, वो भी चाहे तो इसको कर सकते हैं। और बाकी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सारी बातें जो हैं वो तय हुई हैं, तो हम इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और सदर जो है, बीइंग दी स्टेट हेड ऑफ स्टेट, तो अगर उन्होंने ली है तो मैं समझता हूं कि हेड ऑफ स्टेट को ये चीज होनी चाहिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अच्छा डिसीजन था, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में भी जवाब दी हूं, अवाम के सामने भी जवाब दी हूं, तो इसलिए मैं इम्यूनिटी नहीं लेना चाहता इसमें। नहीं तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कहा कि वो सियासतदान है? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रोल थोड़ा फर्क होता है और उसको जवाबदेह रहना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर की एक लेगेसी है, आपने देखा होगा, वो हमेशा ये सदर मेरिट के पाकिस्तान भी मैटर्स तो में इलेक्टेड हैं और सियासतदान भी हैं। देखिए, बिल्कुल हैं, मगर वो उनका रोल एग्जेक्टिव अथॉरिटी के हवाले से उतना वाइब्रेंट नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, वो हेड ऑफ स्टेट हैं और सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो वो उनके लिए शायद इम्यूनिटी दुनिया के बाकी ममालिक में भी काफी हेड ऑफ स्टेट को ये मैसर है। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, बट अगर ये है तो ये कोई, मैं समझता हूँ ऐसी इसमें कोई मजायका नहीं है। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ा क्लियरली अपना जो है इसको गिव अप किया, और राइटली सो किया, और उनकी एक लेगेसी है, वो हमेशा ही से हैज स्टूड फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो मैं समझता हूं कि वो ठीक इस पे बहुत अनईजी थे और उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है, जिसको आप भी सराह रहे हैं, अवाम भी सराह रहे हैं। है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने इस इस्तिस्ना को लेने से इनकार किया है। क्या आप अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मशवरा नहीं देंगे कि आपने मिसाल कायम की है, वो भी फॉलो करें? देखिए, मैं मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि उनके यहाँ ऑलरेडी बड़े प्रोसीजर्स मौजूद हैं, बहुत मशवरा देने वाले हैं, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई है, एंड हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी। तो जैसे मैंने कहा, दुनिया के ममालिक में हेड ऑफ स्टेट को मुयसर है, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा, तो ऐसा मजायका नहीं है। बट इट इज ऑलवेज अप टू दी ठीक इंडिविजुअल ठीक है। कि वो क्या चूज करते हैं। तो उनके यहाँ ऑलरेडी इस पे मैं समझता हूँ सेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी, तो मैं मेरे मशवरे देने से जो है, मैं समझता हूँ मैं गुरेज ही करूंगा। ठीक है तारिक साहब, यू आर वेरी स्मार्ट, थैंक यू वेरी मच। मज़ा आया बात करने का, बहुत शुक्रिया। और वह ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का, नए ओहदों की तख्लीक, और हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। उनसे बात करेंगे आर्टिकल 243 में जो तरमीम हुई हैं, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा पाकिस्तान में तख्लीक किया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और जो सवालात उसके बारे में हैं उस पर हम बात करेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, बड़ा एक बहुत अहम फैसला है ये तब्दीली जो आई है, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो है इदारा, उसको ख़त्म किया जा रहा है 27 नवंबर से। 1977 में, अगर मुझे याद पड़ता है सही तरीके से, 1977 में बना था, तो अब ये आके ख़त्म हो रहा है और इसकी जगह हम नया एक इदारा लेके आ रहे हैं। दोनों में आप बताएंगे फ़र्क क्या है? लोग सवालात पूछ रहे हैं, उस पर आप ज़रा आवाम को बताएंगे, लोगों को, कि फ़र्क क्या है दोनों में और इसकी ज़रूरत क्या है जो अभी आ रहा है, अभी जो इदारा बनाया जा रहा है। जी थैंक यू अफसार साहब। देखिए, जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स है, ये प्राइमरीली एक जो भी मौजूदा सेटअप है, ये एक प्राइमरीली एक जॉइंट स्टाफ कमेटी है। जी, सर्विसेज चीफ की एक कमेटी है जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो हेड करते हैं। इट इज नो ऑपरेशनल रोल। आप अगर कहें कि ये एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, ऐसा नहीं है कि ये वॉर को कंडक्ट करेगा। जी, कंडक्ट ऑफ वॉर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बस एक बजट की एलोकेशन की बात कर ले, या एक उनको जॉइंट डिस्कशंस कर ले, टू जब स्ट्रेटजीज बन जाती है। पाकिस्तान में देखिए जी, जब भी डिफेंसेस की, आपकी डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेटजीज बनती है, तो तीन चीजें होती हैं। एक होती है लैंड स्ट्रेटजी आपकी, जो आर्मी बनाती है। एक होती है एयर स्ट्रेटजी, जो एयर फोर्स बनाती है, और नेवल स्ट्रेटजी बनाई जाती है। पाकिस्तान में प्रीडोमिनेंटली जो लीड करती है, जो जंग की मेन फंडामेंटल स्ट्रेटजी होती है, जिसपे हमने इस इंडिया के साथ भी वॉर करनी है, ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है, इसको भी आप देख ले, और खासतौर पे हिंदुत्व के बाद तो जो लैंड स्ट्रेटजी है, इसी के इर्द गिर्द आपकी एयर और नेवल स्ट्रेटजी भी घूमती है। मेन जो पिवट ऑफ योर डिफेंस कह लें, या डिफेंसिव जो स्ट्रेटजी है, वो घूमती है लैंड फोर्सेस के। तो उसको सिनर्जी लाने के लिए, एक ऑपरेशनल रिस्पांस देने के लिए, क्योंकि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जी,
तो उसके लिए इस हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इस अपॉइंटमेंट को लाया जा रहा है कि वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अभी भी जो हमने, कई लोग सवाल करते हैं ना अफसार साहब के, जी अभी पहलगाम में तो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो उसका जवाब यही है कि ये तो एक जो मिलिट्री लीडरशिप थी आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, इनकी पर्सनल एक कह लें कि उन्होंने दे सेट टुगेदर इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, ताकि वॉर को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, एंड वॉर इज, आई मीन वी आर ऑलरेडी इन वॉर, और जिस तरीका से का माइंडसेट अभी नेबरहुड में आ गया है और टाइम नहीं है जी, जिस तरीके से इस पे आगे चल के बात हो सकती है कि एस्केलेशन, तो अभी जब ये हेडक्वार्टर बन जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एयरफोर्स को, नेवी को, आर्मी को, सबको कमांड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे होंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जो कमांडर्स हैं, जो भी एयरफोर्स के, नेवी के जो चीफ्स हैं, वो अपनी अपनी जो दोनों, और आर्मी के ऑफ कोर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इनको कमांड करेंगे, इनकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ये बनाएंगे, इनकी प्रमोशंस, लॉजिस्टिक्स, सारा जितना आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद रन करेंगे जी। स्ट्रेटजी भी वो बनाएंगे। अगर एनसीए जैसे नेशनल कमांड अथॉरिटी है, उसकी जो मेंबरशिप है, तो चीफ सारे वहां पे सब अपनी अपनी आर्म को, अपनी अपनी फोर्सेस को, अपनी अपनी जो इदारे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो प्राइमरीली इट इज टू ब्रिंग सिनर्जी इन द एप्लीकेशन, जिसको आर्मी चीफ लीड कर रहे होंगे। तो सीडीएफ का ये मतलब नहीं है कि आर्मी, नेवी, और सिंपल वर्ड में ये नहीं है कि नेवी और एयरफोर्स भी आर्मी के नीचे आ गए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वो अपने कमांडर्स के नीचे, अपने चीफ्स के नीचे काम करती रहेंगी, और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है फॉर ऑपरेशंस, दैट विल बी थ्रू द सीडीएफ ऑफिस। अच्छा, और सीडीएफ ऑफिस विल रिमेन अंडर प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ये क्लैरिफाई किया है। उसमें एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कि कोई फैसला करना है कि यहाँ पे हम एयरफोर्स को लॉन्च करेंगे, या नेवी को करेंगे, या लैंड फोर्स को करेंगे, तो वो फैसला फाइनल जो है वहाँ पे उस मीटिंग में वो आर्मी चीफ करेंगे, राइट? सीटीएफ जो होंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, तो एयरफोर्स चीफ को कह सकेंगे कि आप इस वक्त फलां टारगेट पे आप अटैक कर लें। जाहिर है उनकी आगे उनको कैसे करना है, लॉन्च कैसे करना है, किस वक्त करना है, ये तो एयरफोर्स ही बेहतर बता सकेगी। लेकिन ये ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा अगर आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में इसको कहो तो। एक तासुर ये दिया जाता है कि जैसे कोई इट इज वन मैन डिसीजन, जो भी काम करना होता है, यस फाइनल गो हेड चीफ से ही देनी होती है, बट जितनी भी कॉन्टिजेंसीज होती जी, ठीक है, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी, ठीक है। फाइनल गो हेड की बात कर रहा था कि जो सिंगल चेन ऑफ कमांड तो फिर तभी बनेगी ना, वो ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बहुत पूछा जा रहा है कि जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आप, मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन आप फर्ज करें आज लेफ्टिनेंट जनरल ने 3 स्टार और कल आपको प्रमोट करके आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है 4 स्टार पे, ठीक है, सॉरी 3 स्टार आप लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपको 4 स्टार आर्मी चीफ बना दिया जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन जाएंगे उसी वक्त। जी बिल्कुल ऐसा ही, जी बिल्कुल ऐसा ही है, यही अमेंडमेंट की जा रही है कि तो इसका मतलब है कि जब आप लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बनेंगे, आर्मी चीफ बनेंगे, तो आप एक्चुअली 2 ओहदे आपको मिलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनने में, राइट? आर्मी में, अगर आप आर्मी में होंगे तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप सीडीएफ बन जाएंगे ना, आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी कमांडिंग द आर्मी एज अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको आर्मी चीफ भी कहा ही जाएगा ना। अच्छा, उसमें आपने अभी जिक्र किया है कुछ थोड़ी देर पहले कि आपने कहा कि हिंदुत्व ने लैंड फोर्सेस के अराउंड ही सारी स्ट्रैटेजी बना दी। हिंदुत्व की तो समझ आती है, उनके और डिज़ाइन हैं, हमारे ज़ाहिर और डिज़ाइन हैं, हमारी और स्ट्रैटेजी है। हमने माजी में देखा 2019 में और ये 2025 में जो जंगें इंडिया से हुई हैं उसमें एयरफोर्स ने लीड किया है और अच्छा परफॉर्म किया, बहुत पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो आज भी ये कहते रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका में होता है, कभी नेवी का होता है वहाँ पे उनका जो इसी तरह का ओहदा है उनका, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, कभी फ़ौज से होता है, कभी एयरफोर्स से होता है। क्या हमारे यहाँ ये ओपन नहीं रहना चाहिए था जैसे चेयरमैन के लिए था, चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए ओहदे के लिए था? देखिए, अमेरिका का जो सिस्टम है ना जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, मैं जरा अपना सवाल पूरा कर लूं। जैसे आपने मल्टी डोमेन की बात की है, उसमें देखिए ड्रोन भी है, उसमें साइबर भी है, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें अपर स्पेस भी है। इन सारी चीज़ों में एयरफोर्स का बहुत अहम रोल है
इसलिए मैं ये पूछ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की है ना अब्सार साहब, वो आपने जो कमांडर का स्ट्रक्चर है, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल आप अमेरिका की बात करें, उसमें कमांडर हैं जी सेंटकॉम अभी 21 मुल्कों से डील करती है। सेंटकॉम के अंदर ही उसकी नेवी भी है, सेंटकॉम के अंदर ही उसका एयरफोर्स भी है और उसकी अपनी लैंड फोर्सेस भी हैं जी। और उसके साथ साथ दूसरे जो उसके स्पोर्ट एलिमेंट है वो सब सेंटकॉम कमांडर के अंडर आते हैं। सेंटकॉम कमांडर जो भी होता है, जैसे जनरल कुरेला थे पहले और जनरल ऑस्टन भी रहे और अभी जो भी उनके कमांडर हैं, तो वो ये दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द वॉर इन सेंटकॉम एरिया। और ये आंसरेबल डायरेक्टली है टू द सेक्रेटरी डिफेंस एंड प्रेसिडेंट। वो जैसे कहते हैं पेंटागन में आपको समझ आती है कि जी पेंटागन है, चेयरमैन जॉइंट है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ये सेक्रेटरी पूरी ये कमांडर जो है ये पूरे अपने जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसको रन करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके डिजाइन में देखिए नेवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेवी प्रीडोमिनेंट रही है जी हमेशा, उसके बाद एयरफोर्स प्रीडोमिनेंट रही है। उनकी स्ट्रेटजी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इट इज नॉट कि वो अपने नेबर्स के साथ लड़ रहे। पाकिस्तान की प्रीडोमिनेंस जो है वो लैंड स्ट्रेटजी के पास है, तो उसको बेहतर समझा गया है, उसको मुनासिब यही समझा गया है कि और उसकी जितनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ट्रुप्स नीचे डिप्लॉयड होते हैं, फिर उन्हीं का एयर सपोर्ट प्लान्स बनते हैं, उन्हीं के नेवल को भी। अच्छा, अब जरूरी नहीं है क्या कि नेवी के मिसाल तौर पे पाकिस्तान के पानियों में कोई एक्शन होता है तो उसका जरूरी नहीं है कि नेवी नहीं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगी। हो सकता है उसका लैंड फोर्सेस से जो मिसाइल्स आर्मी के डिप्लॉयड है उनसे रिस्पॉन्स चला जाए, हो सकता है एयरफोर्स से चला जाए। तो प्राइमरली दिस इज द कंडक्ट ऑफ द वॉर। अच्छा ठीक, लेकिन ये जो फाइनल डिसीजन जो है, जी जी मैं क्विकली ये कह रहा हूं कि इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक या अपॉइंटमेंट स्पेसिफिक इसको ना लिया जाए जी। इसको पाकिस्तान की जो कंडक्ट ऑफ वॉर है फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस उसको सामने रखा जाए, उसकी आईनी और एक कानूनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा रहा है टू वेज द वॉर इन अ बेटर वे। देखिए ना, आपको अल्लाह ने पहलगाम में इज्जत दी, पाकिस्तान एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में चला गया। अब आगे के ऑपरेशन तो इससे भी इंटेंस होने हैं। शॉर्ट में ये बता दूं कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान और इंडिया का आज कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो ये वहीं से शुरू होगा जहां पे बनान मरसूस के नोशन ऑफ विक्ट्री पे आपने एंड किया था। एस्केलेशन लेडर पे अब चीजें बहुत जल्द बढ़ रही हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहिदा है, मैं एक क्लैरिटी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि लोगों के ज़हनों में सवाल हैं, उसके जवाब उनको मिलने चाहिए, तभी ये चीज़ जो है ये बेहतरी से आगे की तरफ जाएगी। कि अगर हमारा सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहिदा है, वहाँ हमने ट्रूप्स भेजने हैं, एयरफोर्स भेजनी है या हमारी नेवी का कोई रोल होगा, तो इसका फाइनल अप्रूवल जो है, आपने कहा स्ट्रैटेजी तो सारे अपनी अपनी बनाएंगे, एयरफोर्स भी, नेवी भी और फौज भी, लेकिन फाइनल अप्रूवल सिंगल चेन ऑफ कमांड से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस देंगे। तो क्या वहाँ इस तरह की सिचुएशन में इसका फैसला भी CDF ही करेंगे कि वहाँ इतने ट्रूप्स जाने चाहिए, इतने जहाज़ जाने चाहिए, इतने बहरी जो जहाज़ हैं वो जाने चाहिए? अब साहब देखिए, इसको आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहे हैं जी। CDF, of course, with the advice and with the consultation of armed जितने भी सर्विसेज चीफ्स हैं नेवी और एयरफोर्स के, उनके साथ एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। वो उस डिसीजन को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएगा ना। जी हाँ, तो इट इज अ सिविलियन। देखिए मेन जो एसेंस है ना जी पूरे इसकी, वो जो सिविलियन सुपरमेसी है डिसीजन मेकिंग की, वो दैट रिमेन्स देयर। It is the Prime Minister office and the President is the Supreme Commander of the Armed Forces. So of course उनकी परमिशन के बाद ही मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ एक मुख्तसर बताएं कि इसका मतलब है कि अब जब CDF के लेवल पे ये चीज़ें तय हो जाएंगी तो फिर डिफेंस मिनिस्टर की जरूरत तो नहीं रहेगी, तो CDF डिफेक्टो डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे? नो, बिल्कुल जरूरत रहेगी। देखें जो ट्रिनिटी ऑफ वॉर है ना जी, जो वॉर करने का ट्रिनिटी या ट्रायंगल है, वो 3 चीजें हैं अब्सार साहब, अवाम, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। तो जो गवर्नमेंट का फैक्टर है या जो अवाम को मोटिवेट करना, वो मिनिस्ट्रीज डिफेंस, आई मीन इट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वॉर पूरी को अब्सार साहब इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, और उसके बीच में मिलिट्री आपका एक इंस्ट्रूमेंट है टू परस्यू योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो गवर्नमेंट का पार्ट है, अवाम को मोटिवेट करके फौज के पीछे, ये तीनों जब तक मिलेंगे नहीं, ये ट्रायंगल ट्रिनिटी कायम नहीं होगी, यू कांट एग्जीक्यूट द वॉर। मिलिट्री इज 30-40%, बाकी तो करना ही
सिविल लीडरशिप ने इस वॉर को एग्जीक्यूट करना और आगे लेकर जाना। ठीक, नेशनल डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, लड़ना कैसे, कमांड बनाई गई है। और एक पहले थी हमारे थी नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसकी कॉम्पोजिशन में नेशनल कमांड अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन या इख्तियार में कोई फर्क आएगा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाने से? कोई फर्क नहीं आएगा जी, वो वैसी की वैसी रहेगी। ऑल सर्विसेज चीफ विल बी पार्ट ऑफ द एनसी, उसके होंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको हेड कर रहे होंगे। उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा जी, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। ये प्राइमरीली वॉर को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने का एक अमल हो रहा है। रेस्ट देयर इज नो चेंज, ना कोई पावर शिफ्ट हो रही है, ना कोई उसकी ड्यूटीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तब्दीली आ रही है। The civilian supremacy is being maintained. It is the Prime Minister and of course Supreme Commander is the President of Pakistan. और ये जो बाकी भी चीजें हैं, इसको कानूनी एक शक्ल दी जा रही है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो ना। इट इज नॉट द पावर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने लेनी है, एंड देन दे विल बी आंसरेबल कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट कि कानूनी तरीके पे वो जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई। बहुत शुक्रिया। और आपने कहा अकाउंटेबिलिटी भी होगी, उसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या बनाया जाता है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल डकी भाई और क्रिकेट का जुआ, एनसीसीआई की साख को दचका बहुत पहुंचा है, उस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, आज का एडिटोरियल है एनसीसीआई एक करप्शन स्कैंडल में मजीद अहम इंकशाफात, अफसरान पर अगवा और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम, ये डॉन ने खबर दी है। और नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 3 मई 2024 को बनाई गई थी और अभी 1.5 साल हुआ है तकरीबन, लेकिन इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इस पे लगे हैं इस एजेंसी पे कि ये जराइम को ख़त्म करने के लिए बनी थी, लेकिन ये इसके जो ऑफिसर्स हैं वो खुद मुजरम हैं और उनके खुद जराइम पेशा जैसे लोगों के काम हैं। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को उन्होंने गिरफ्तार किया यूट्यूब चैनल के ज़रिए गैर कानूनी जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करने पे, और उन्हें 17 अगस्त 2025 को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से गिरफ्तार किया गया। उनकी बीवी ने दरख्वास्त दी कि इन्होंने पैसे लिए हैं एनसीसीआई वालों ने, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए। और फिर मजीद ये है कि रावलपिंडी में सिर्फ रावलपिंडी, अब पूरा मुल्क देख लें कितना बड़ा है, 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपया वसूल किया जाता था, और इसमें वो डायरेक्टर्स हैं। और हमारे इतलात के मुताबिक FIA से जो लोग गए हैं उनकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात है करप्शन के, वो करप्शन करते करते वहाँ चले गए, वहाँ जाके भी करप्शन शुरू कर दी। तो एक नया इदारा जो बनाया गया था करप्शन के खात्मे के लिए, वो खुद करप्शन का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान के लोगों की किस्मत में यही कुछ है। ये कॉल सेंटर्स इतने ज़्यादा, यहाँ पे मैंने तफसीलात बता नहीं सकता, नौजवान लड़के लड़कियाँ जॉब के लिए वहाँ जाते हैं, उनसे गैर कानूनी काम करवाया जाता है। ये मुल्क कैसे हार्ट स्टेट बनेगा? इनके लिए नहीं बनेगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।